हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइड एकेडमी। स्टूडेंट्स, अपनी मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज भारत के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमें आज़ादी दिलाने में हजारों लाखों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। उन सब के बारे में बात करना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, मैं उनके बारे में बात जरूर करूंगा जिनके बारे में पेपर में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम उन्हीं कुछ फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। लेकिन पहले हम पिछले लेक्चर के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आप कमेंट सेक्शन में उनका रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन है, द खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे मार्च 1919 बाय हूम। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई कीजिए। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है अली ब्रदर्स। आपको पता होगा मोहम्मद अली और शौकत अली दो ब्रदर्स है हमारे पास जिन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, खिलाफत कमेटी को फॉर्म किया था। ओके, चले जी। खुदाई खिदमतगार वर ऑल्सो नोन एज, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, खुदाई खिदमतगार को हम और किस नाम से जानते थे? ओके, खुदाई खिदमतगार को स्टूडेंट हम जानते हैं एज रेड शर्ट। रेड शर्ट मूवमेंट भी कहा जाता है। देखिए, इस मूवमेंट को स्टार्ट किसने किया था? हमारे पास खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिनको हम बादशाह खान या फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि बादशाह खान या फ्रंटियर गांधी उनके अल्टरनेट नेम है किसके? खान अब्दुल गफ्फार खान के, जिनको आगे चलकर भारत रत्न भी दिया गया था। चलिए जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी on 8th of August 1942 made a call do or die in his quit India speech at ग्वालियर टैंक मैदान। तो ग्वालियर टैंक मैदान हमारे पास कौन से शहर में सिचुएटेड है? आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है स्टूडेंट हमारे पास मुंबई। ग्वालियर टैंक मैदान हमारे पास मुंबई में सिचुएटेड है। ओके, तो यहां से हमारे पास क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की गई थी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारे पास पहले फ्रीडम फाइटर जिनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे वो है दारा भाई नौरोजी। तो जानते ही होंगे, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बहुत ही बड़े स्कॉलर और अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत। ब्रिटिशर्स भी ये मानते थे कि ही इज वेरी मच इंटेलिजेंट। ओके, तो थोड़ा सा इनके बारे में आज हम बात करते हैं। तो इनका बर्थ हुआ था स्टूडेंट 4 सितंबर 1825 को नवासरी में। उस समय ये नवासरी जो है वो बॉम्बे प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था। आज ये गुजरात में हमारे पास लाई करता है। 1855 में स्टूडेंट आप देखिए हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। 1855 में ही बिकेम प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड नेचुरल फिलोसफी एट मुंबई एलिफेंस्टन कॉलेज। तो आपने याद रखना है कि एलिफेंस्टन कॉलेज में ये प्रोफेसर बनते हैं। फर्स्ट इंडियन टू होल्ड अ सच पोजीशन, पहली बार किसी भारतीय को इस तरह से किसी इंग्लिश संस्थान में प्रोफेसर की उपाधि मिली है। यही नहीं, इनके रिलेटेड हम और भी कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, अभी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमारे पास ये पार्टनर थे एक फर्म में जिसका नाम था कामा एंड कॉर्पोरेशन, और ये फर्म जो एस्टेब्लिश हुई थी ब्रिटेन में हुई थी। और इसके बारे में अगर प्रिसाइसली मैं कहूं तो इट इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी जो कि ब्रिटेन में एस्टेब्लिश हुई। तो आपने यह भी याद रखना है कि कामा एंड कॉर्पोरेशन से किस फ्रीडम फाइटर का रिलेशन था? तो वो थे हमारे पास दारा भाई नौरोजी। ओके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है इनके द्वारा की गई स्टार्ट ऑर्गेनाइजेशंस। इनमें से एक है लंदन इंडिया सोसाइटी जो कि 1865 में एस्टेब्लिश की गई। फिर 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नाम से एक और ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की गई। और इनके बारे में जो क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है वो मैं आपको बता दूं कि ही वॉज द फर्स्ट एशियन टू बिकेम द ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स। आपको पता होगा ब्रिटेन में जो हाउस होता है दैट इज नोन टू बी हाउस ऑफ कॉमन। तो हाउस ऑफ कॉमन में ये एज अ एमपी इलेक्ट होते हैं। और फर्स्ट एशियन, इंडिया से ही नहीं पूरे एशिया में पहले व्यक्ति होते हैं जो हमारे पास एज अ एमपी इलेक्ट होते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ओके, और पार्टी किस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं? लिबरल पार्टी। आपको पता होगा कि यूके के अंदर दो बड़ी पार्टीज हैं, उसमें से एक है हमारे पास लिबरल पार्टी।
चलिए आगे चलते हैं, हम इनके बारे में और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सो इनके जो सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन में से एक कंट्रीब्यूशन है वो है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। इन्होंने क्या बताया कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, भारत से वेल्थ को ड्रेन आउट कर रहे हैं, भारत का पैसा जो है वो लगातार चुराया जा रहा है। और उसके लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में इनकी एक बुक का कई बार रेफरेंस दिया है स्टूडेंट, अगर आपको याद हो, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है, मैंने यहां पे इसलिए जानबूझकर मेंशन नहीं किया क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हम कई बार बात कर चुके हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आज मैं यहां पर दो इनकी और इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में आपको बता देता हूं। बुक्स का नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ओके, और दूसरी बुक है हमारे पास कंडीशन ऑफ इंडिया। तो ये भी इनकी दो बड़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनके बारे में पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप याद रखें। ओके, एक पॉइंट और, इन्होंने रहनुमा याद रखेंगे, रहनुमाई मजायदी सभा, इसकी फॉर्मेशन की ताकि जोरास्ट्रियन रिलीजन को बचाया जा सके। ओके, तो ये जोरास्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करते थे, तो ये चाहते थे कि उसको रिवाइव किया जाए, उसको बचाया जाए, तो उसके लिए उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन की इन 1851। कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे, और कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहते हुए ने कांग्रेस के अंदर काफी सारे बदलाव किए, कांग्रेस को एक नए लेवल पर लेकर गए। 1886, 1893 और 1906 ईयर याद रखेंगे, 3 बार ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट हमारे पास बने। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये पॉइंट। ओके, फिर हमारे पास आपको मैं बता दूं स्टूडेंट कि इनको एक और टाइटल दिया गया था, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो इन्हें कहा ही जाता था, इज ऑल्सो नोन एज अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। तो ये भी आप पॉइंट याद रखें। और फाइनली स्टूडेंट क्या होता है कि 1917 में 1917 में इनकी डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 91 ईयर्स। तो 1917 में इनकी डेथ हुई थी 91 की एज में। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं टू बी प्रिसाइज, ऐसा तो इनके बारे में बताने के लिए बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन मैंने आपको लेक्चर को प्रिसाइज करते हुए सिर्फ उन पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया है जिनके बारे में पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, नहीं तो इनकी स्टोरी, लाइफ स्टोरी अपने आप में ही बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस यहां पे कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रेट ग्रेट वल्लभ भाई पटेल के बारे में। देखिए, अगर भारत आज एक है तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। देखिए, जब भारत आजाद हुआ, आपने स्टोरी सुनी होगी कि मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स थी, तो हमारे पास उन सबको भारत में मिलाने का जो श्रेय है वो जाता है द ग्रेट ग्रेट मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनका जो बर्थ है वो हुआ था हमारे पास नदियाद गुजरात में। ये आप याद रखेंगे, पहला पॉइंट तो ये जाता है कि इनका बर्थ हमारे पास कहां हुआ था, नदियाद गुजरात में 31 अक्टूबर को, जिसको आज की डेट में हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, नेशनल यूनिटी डे जिसे कहा जाता है 31 अक्टूबर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 31 अक्टूबर ऑब्जर्व्ड एज नेशनल यूनिटी डे। ये जो अपनी स्टडी है, लॉ की जो स्टडी है, वो 1913 में लंदन से कंप्लीट करते हैं। जी हाँ, ये भी लंदन से अपनी स्टडीज कंप्लीट करते हैं लॉ की स्टडीज, और भारत आते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको कई सारी अच्छी पोजीशंस ऑफर करती हैं, लेकिन ये साफ इनकार कर देते हैं कि मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करूंगा। ओके, पहला इंपॉर्टेंट वर्क जिसके बाद इन्हें थोड़ा जाना जाने लगा वो था खेड़ा सत्याग्रह। आप याद कीजिए, जब मैंने राइज ऑफ गांधी जी के बारे में लेक्चर आपको दिया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि खेड़ा सत्याग्रह में हमारे पास क्या होता है कि गांधी जी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहते हैं। और खेड़ा सत्याग्रह में क्या होता है, अल्टीमेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हमारे पास बैकफुट पे नजर आती है, और वो क्या बोलती है कि टैक्स उन्हीं से लिया जाए जो कैपेबल हों। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, खेड़ा सत्याग्रह एक सक्सेसफुल सत्याग्रह था जिसमें हमारे पास एक अहम भूमिका किसने निभाई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 1920 में ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी। जी हाँ, याद रखेंगे, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 1920 में ये प्रेसिडेंट बनते हैं और 1945 तक उस पोजीशन को होल्ड करते हैं। तो एक बहुत ही लंबा टाइम पीरियड, यानी गुजरात का जो एरिया है कांग्रेस का, वो सारा का सारा अपने आप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने संभाला था। तो ये एक मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। फिर पेपर में जो क्वेश्चन इनको लेकर बार बार पूछा जाता है, पेपर में जनरली क्वेश्चन आता है कि बारदोली सत्याग्रह को किसने लीड किया था। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था स्टूडेंट। आप इसके बारे में एक पॉइंट समझिए कि जब हम बारदोली सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं तो यहां पर भी क्या होता है कि टैक्स को लेकर डिस्प्यूट होता है, किस किस के बीच में, बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द फार्मर्स। ओके, ब्रिटिशर्स और फार्मर्स के बीच में डिस्प्यूट होता है। उस डिस्प्यूट को रिजोल्व कराने के लिए ये क्या करते हैं, हमारे पास एक सत्याग्रह स्टार्ट कर देते हैं। बारदोली एक टाउन है गुजरात में, याद रखेंगे, बारदोली हमारे पास एक टाउन है गुजरात में, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। ओके, सो हमारे पास
इसमें भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं सक्सेस अटेन करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस सत्याग्रह के बाद बहुत से फार्मर्स और जो गांव की लेडीज होती हैं वो उन्हें एक टाइटल देते हैं सरदार का। तो ये आप याद रखेंगे कि बारदोली सत्याग्रह में इनकी सक्सेसफुल कैंपेन की वजह से इनको सरदार का टाइटल दिया गया था। तो इनका नाम बन जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ी देर पहले ही बता दिया कि भारत को एकजुट करने में इनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो दैट्स वाई इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। और जो हमारे पास यूरोपियन हिस्टोरियंस है या बहुत से लोग जो हैं वो इनको एक और नाम से जानते हैं, वो है बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ये आप याद रखेंगे, बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। ओके, तो ये अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे। देखिए क्या होता है कि आपको मैं एक और पॉइंट बताना चाहूंगा स्टूडेंट, यहां पर जब भारत को आजादी मिली तो बहुत से हमारे पास कांग्रेस के पर्सन ये चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। लेकिन यहां पर क्या होता है कि पंडित नेहरू चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने और गांधी जी जो हैं वो पंडित नेहरू को सपोर्ट करते हैं, बैकअप करते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि पंडित नेहरू जो हैं वो पहले प्रधानमंत्री भारत के बनते हैं। ओके, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद। ओके, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो अब एक बात समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट, अब इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल था, होम मिनिस्टर भी थे, तो वो था हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में एडअप करना। तो इन्होंने 562 प्रिंसली स्टेट्स को भारत में ऐड कराया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और इसका जो एक तरह से आप ये समझ लीजिए, इसका कोई भी और कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। इस जो जो इन्होंने काम हमारे पास यूनिफिकेशन के दौरान किया, कोई कंपैरिजन नहीं है। बहुत अच्छे से इन्होंने सब चीजों को डील किया। आपको बता दूं कि इसमें सबसे बड़ी स्टेट जो इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी वो थी स्टेट ऑफ हैदराबाद। आप याद रखेंगे, स्टेट ऑफ हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन पोलो। ये आप याद रखेंगे, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था टू एक्वायर द स्टेट ऑफ हैदराबाद बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ऐसा भी कहा जाता है कि उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे पास पंडित नेहरू से कोई हमारे पास यहां पर डिस्कशन नहीं की और सीधा अपनी तरफ से ये ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, जबकि पंडित नेहरू कोई भी मिलिट्री कार्रवाई के पक्ष में नहीं थे। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, दैट इज रिलेटेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आपको मैं इनके बारे में एक और छोटा सा पॉइंट बता दूं। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बनाया गया है। तो हमारे पास इनके बारे में एक बात याद रखेंगे कि ये 182 मीटर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट है। कितनी? 182 मीटर। और हमारे पास ये सिचुएटेड है गुजरात में। ओके, गुजरात में सिचुएटेड है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और इसके डिजाइनर थे राम वी सुतर। डिजाइनर कौन थे? राम वी सुतर। और कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो कंपनी हमारे पास यहां पर एनरोल की गई थी वो थी L&T लार्सन एंड ट्यूब्रो। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास रिलेटेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। और स्टूडेंट एक दुखद बात ये थी कि आजादी के बाद ये भारत का साथ ज्यादा टाइम तक नहीं दे पाए। अगर ये कुछ और टाइम तक हमारे पास आजादी के बाद रहते तो शायद भारत के अंदर आज जियो पॉलिटिक्स कुछ और ही होती, भारत के अंदर सिस्टम कुछ और ही हमारे पास देखने को मिलता। तो इनकी जो डेथ है वो हमारे पास सडन डेथ हो जाती है 1950 में ड्यू टू हार्ट अटैक, 15 दिसंबर 1950 को। तो ये थे हमारे पास वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे नन अदर देन भीमराव अंबेडकर। आपको पता होगा, ग्रेट स्कॉलर जिन्होंने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो और अब इनके बारे में थोड़ा सा हम बात कर रहे थे, इनके थोड़ा लाइफ को समझ लेते हैं। बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ थी इनकी स्टूडेंट, बहुत स्ट्रगल किए इन्होंने बचपन में। और फिर उसी के चलते क्या हुआ कि इन्होंने सोसाइटी को एक नए एंगल से हमारे पास सुधारने की कोशिश की। तो अपने आप में एक बहुत बड़े रिफॉर्मर भी आप इन्हें कह सकते हैं। बहुत कुछ इन्होंने सोसाइटी के लिए किया। चलिए अब बात करते हैं हम भीमराव अंबेडकर की। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म होता है। कहां पर? महो, मध्य प्रदेश। महो जो है वो आज मध्य प्रदेश में है, लेकिन स्टार्टिंग से अगर हम बात करें, महो जो है वो हमारे पास सेंट्रल प्रोविंसेस का हिस्सा हुआ करता, तो मध्य प्रदेश उस समय स्टेट नहीं थी। तो अगर अब की बात मैं करूं तो 14 अप्रैल 1891 को बर्थ हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इन्होंने 1912 में जो डिग्री अटेन की वो की हमारे पास इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी।
तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से स्टार्टिंग में डिग्री ऑब्टेन की, फिर उसके बाद ये पहुंच जाते हैं स्टूडेंट लंदन। लंदन में बार कोर्स में अपने आप को एनरोल कराते हैं ग्रेन में, और साथ के साथ हमारे पास अपने आप को एनरोल कराते हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जो वर्ल्ड के सबसे प्रेस्टिजियस और एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस में से एक है। तो वहां डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पढ़ने का मौका मिलता है, और यहां पर वो अपनी स्किल्स को काफी हद तक इंप्रूव करते हैं स्टूडेंट्स। काफी कुछ इन्हें सीखने को मिलता है लंदन में। और फाइनली ये जब फिर भारत वापस आते हैं तो सोसाइटी के अंदर इंप्रूवमेंट के लिए काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि सोसाइटी में, आपको पता होगा कि हमारे पास उस समय काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ करती थी, लोअर कास्ट के साथ काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की जाती थी। तो उसको कहीं ना कहीं सुधारने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आगे आते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास, एक तो ये ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, दैट इज बहिष्कृत हितकरणी सभा। तो बहिष्कृत का मतलब क्या होता है? जिन्हें समाज से बहिष्कार कर दिया गया है, बाहर निकाल दिया गया है, तो उनको लेकर एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करते हैं, दैट इज बहिष्कृत हितकरणी सभा 1923। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का ओके स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा मूक नायक, इक्वालिटी जनता और बहिष्कृत भारत, ये सब चीजें स्टार्ट की जाती हैं ताकि जो सोसाइटी है उसको जागरूक किया जा सके। तो आपको याद रखना है कि इन तीनों का जो संबंध है वो हमारे पास डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से है। देखिए स्टूडेंट, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि महत सत्याग्रह ये लीड करते हैं। महत सत्याग्रह हमारे पास महाराष्ट्र में लीड किया जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि उस समय जो हमारे पास डिप्रेस क्लास है उसको सार्वजनिक जगहों से पानी भरना भी अलाउड नहीं है, कि वो सार्वजनिक जगहों पर जाए और पानी भर ले, तो ये भी अलाउड नहीं है। तो हमारे पास डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या बोलते हैं कि मैं इन सब लोगों के खिलाफ एक सत्याग्रह करूंगा। तो इस तरह से एक सत्याग्रह लीड किया जाता है मार्च 1927 में। तो पेपर पॉइंट में सीधा सीधा हमारे पास क्वेश्चन कि महत सत्याग्रह किससे रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके, चलिए जी आगे बात करें तो एक पूना पैक्ट 1932 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गांधी जी के साथ साइन करते हैं। ये अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिक पैक्ट है। ये हमारे पास साइन होता है आफ्टर द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखिए स्टूडेंट, एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऐसे हमारे पास पर्सन थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि हमारे पास जो ब्रिटिशर्स हैं वो इस प्रोविजन को लेकर आ जाते हैं कि हम डिप्रेस क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट कराएंगे, कि जो डिप्रेस क्लास है उसको हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे और उसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होंगे। गांधी जी इस बात के सख्त खिलाफ होते हैं और वो बोलते हैं कि जो डिप्रेस क्लास है वो हिंदू कम्युनिटी का ही एक इंटीग्रल हिस्सा है। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं होते, और फाइनली एक समझौता उन दोनों के बीच में होता है जो कि कहलाता है पुणे पैक्ट। पुणे पैक्ट साइन कहां हुआ था? पुणे की येरवड़ा जेल में। आपने सुना होगा पुणे में एक बहुत फेमस जेल है येरवड़ा जेल। तो गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है कि पुणे पैक्ट हेल्ड बिटवीन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने स्टूडेंट हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट की जिसका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, और इसी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को आगे चलकर कहा गया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। तो ये दोनों नाम आप याद रखेंगे। और बॉम्बे से वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं 1937 में फॉर द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये भी आपने याद रखना है कि 1937 में उन्होंने कहां से इलेक्शन कंटेस्ट किया था, सो दैट इज फ्रॉम बॉम्बे फॉर द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट 1947 में जब भारत को आजादी मिली, तो अब देखिए स्टूडेंट क्या था कि पहली बार हमारे पास मिनिस्टरों को पोर्टफोलियो मिल रहे थे। तो पंडित नेहरू और हमारे पास डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो रिलेशन है उन दोनों के बीच में वो इतने फ्रेंडली नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी सजेस्ट करते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की हेल्प हमें जरूर लेनी चाहिए भारत के कानून को लेकर, क्योंकि वो एक ऐसे पर्सन है जिन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर नॉलेज है। तो इस वजह से फिर गांधी जी के कहने पर, उनके रेफरेंस पर फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बनते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और फिर इसी के चलते जब आगे बात होती है कि भारत का जब संविधान बनेगा तो उसके अंदर ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन होंगे वो भी कौन होंगे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो याद रखेंगे, ऑन 29 अगस्त 1947 ही वॉज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। पता ही होगा आप लोगों को कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनकर तैयार हो गया था, जिसको आज की डेट में हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में जानते हैं। ओके, चलिए जी आगे हम बात करते हैं। ये लेकिन 1951 में रिजाइन कर देते हैं।
कैबिनेट से रिजाइन कर देते हैं। हिंदू कोड बिल को लेकर मतभेद हो जाता है इनका हमारे पास बाकी के लीडर्स के साथ, तो ये बोलता है कि मैं इस सब में नहीं रहना चाहता, और फाइनली क्या करते हैं कि हिंदू कोड बिल को लेकर ये रिजाइन कर देते हैं। इन 1956 आपने ये भी याद रखना है, इन 1956 ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लेते हैं, और फाइनली जो है इनकी थोड़ी जो तबीयत है वो खराब चलती है, और उसके चलते 6 दिसंबर 1956 को इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं स्टूडेंट, बहुत सारी बुक्स को लेकर पेपर में क्वेश्चन आता है। इनमें से कुछ बुक्स के नाम आप देख सकते हैं, जैसे हु वर द शूद्रास द अनटचेबल्स, महाराष्ट्र एज अ लिंग्विस्टिक प्रोविंस, और इनकी एक बहुत फेमस बुक है जिसके बेसिस पर आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी, इट्स ओरिजिन इट्स सोल्यूशन। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सोल्यूशन बुक किसने लिखी थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। ओके, तो ये सब स्टूडेंट हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कंट्रीब्यूशन थे सोसाइटी में। ओके, तो ये आप आई गेस आपको समझ आ गए होंगे पॉइंट्स। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी की। तो हमारे पास अगर किसी लीडर को सबसे ज्यादा प्यार मिला है ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, तो उनमें से एक पर्सन है सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जब मैं बात करूं स्टूडेंट, तो इनके बारे में बेसिक पॉइंट्स पहले हम जान लेते हैं। तो इनका बर्थ होता है 23 जनवरी 1897 कटक ओडिशा में, और 1919 में आप देखिए स्टूडेंट, 1919 में ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करते हैं, लेकिन इनको लगता है कि ब्रिटिश के साथ काम करने का कोई फायदा नहीं है, तो ये लेटर रिजाइन कर देते हैं। फिर ये चितरंजन दास के साथ न्यूज़पेपर में काम करते हैं। ओके, फॉरवर्ड नाम के न्यूज़पेपर में काम करते हैं, और फिर उसके बाद खुद का एक न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है स्वराज। तो दो न्यूज़पेपर्स की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, फॉरवर्ड एंड स्वराज, तो ये दोनों आप याद रखेंगे। बाद में अपनी रिसर्च वर्क के बेसिस पर एक बुक लिखते हैं, बहुत ही फेमस बुक है द इंडियन स्ट्रगल। तो ये भी आप याद रखेंगे, द इंडियन स्ट्रगल बुक का रिलेशन हमारे पास किससे है? वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपको पता ही होगा इनको नेताजी के नाम से जाना जाता है, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बाबा साहिब बी आर अम्बेडकर, तो उसी तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से इनको जाना जाता है। ओके, सो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये हमारे पास प्रेसिडेंट बनते हैं 1938 में, याद रखेंगे। इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938, री इलेक्टेड इन 1939, बट सून ही रिजाइन। क्यों रिजाइन करते हैं? देखिए स्टूडेंट, कांग्रेस जो है वो ये चाहती है कि वो सेकेंड विश्व युद्ध में, जो दूसरा हमारे पास वर्ल्ड वॉर है, उसमें अंग्रेजों का साथ दे। गांधी जी और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो चाहते हैं कि वो अंग्रेजों का साथ दे, ताकि अंग्रेज बाद में उनके लिए कुछ फेवरेबल डिसीजन दे सकें। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को लगता है कि ये सब क्या करेंगे, फिर से हमारे साथ धोखा करेंगे, तो हमें अंग्रेजों का साथ कभी नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो कांग्रेस की पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं, प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं, और एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन करते हैं, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ये आपने याद रखना है कि कांग्रेस की प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन करने के बाद कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन की थी? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ओके, 1943 में ये क्या करते हैं, लीडरशिप हमारे पास ले लेते हैं किसकी? ट्रेंड आर्मी ऑफ 40,000 ट्रूप्स, जिसको आप आईएनए के नाम से जानते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी। अब देखिए स्टूडेंट, समझने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली इंडियन नेशनल आर्मी की जो फॉर्मेशन थी वो किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने, और जापानीज मेजर हमारे पास जो है फुजीवर, इन दोनों ने मिलकर हमारे पास इंडियन नेशनल आर्मी की फॉर्मेशन की थी। देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी ब्रिटिशर ट्रूप्स ही थे, ये जो थे वो ब्रिटिशर ट्रूप्स थे। इनको हमारे पास क्या थे, जापानीज ने हमारे पास एक तरह से सरेंडर कराया, और फिर इनको एक ऑप्शन दी गई कि अगर आप चाहते हो कि आप ब्रिटिशर्स के खिलाफ काम करें और इंडिया को आज़ादी के खिलाफ, इंडिया की आज़ादी के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप सपोर्ट करें, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास इंडियन नेशनल आर्मी की फॉर्मेशन होती है, और उसको आगे चलकर 1943 में कौन लीड करते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है कि जो फॉर्मेशन का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? कैप्टन मोहन सिंह को। ओके, अभी एक बड़ी फेमस वेब सीरीज आई थी हमारे पास इंडियन नेशनल आर्मी को लेकर, आईएनए को लेकर, जिसका नाम था फॉरगॉटन आर्मी। ओके, तो वो आप देख सकते हैं, उसको देखकर आपको काफी हद तक क्लैरिटी भी हो जाएगी इस सब को लेकर। ओके, बोस हमारे पास किस लिए जाने जाते थे? ये एक ऐसे नेता थे जो आम लोगों के दिलों में और अपनी जो आर्मी थी, इंडियन नेशनल आर्मी के दिलों में जोश भरने के लिए जाने जाते थे। इतना हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी रखते थे कि सबको पॉजिटिवली चैनलाइज कर देते थे। तो इनका एक फेमस स्लोगन है, आपको याद ही होगा, सुना भी होगा आप लोगों ने, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। और जय हिंद का नारा भी जो है स्टूडेंट इन्होंने ही पॉपुलराइज किया था, इनके द्वारा जय हिंद का नारा हमारे पास यूज किया गया ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। 1945 में क्या होता है स्टूडेंट, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी है
वो हमारे पास रिटेलिएट करती है और इंडियन नेशनल आर्मी के ज्यादातर सोल्जर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है या उनको लड़ाई में किल कर दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जब मैं बात करता हूं स्टूडेंट, तो इनके बारे में एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्या है कि ज्यादातर हमारे पास जगहों पे ये कहा जाता है कि इनकी डेथ हो गई थी 1945 में ड्यूरिंग अ प्लेन क्रैश, लेकिन बहुत से हिस्टोरियंस का और बहुत से एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये सब एक हमारे पास कॉन्स्पिरेसी थी और इनकी डेथ यहां पर नहीं हुई थी। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ ऑफिशियल डाटा अभी तक नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि ताइवान में जो प्लेन क्रैश हुआ था 1945 में, वहां पर ऐसा कहा जाता है कि इनकी डेथ हो गई थी। तो ये थे हमारे पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओके, आगे चलते हैं हमारे पास माय फेवरेट वन एंड आपके भी शायद फेवरेट होंगे, भगत सिंह। सो भगत सिंह के बारे में बात करते हैं तो 26 सितंबर 1907 बांगा पंजाब में इनका जन्म हुआ। खटकर कला इनका पैतृक गांव था। ओके, सो बांगा एक टाउन हुआ करता था, तो उसके पास खटकर कला इनका जो है वो पैतृक गांव था। तो 26 सितंबर 1907 को इनका जन्म होता है। कई जगहों पे आपको डेट ऑफ बर्थ थोड़ा डिफरेंट भी देखने को मिल सकती है, उसको लेकर थोड़ा सा लाइक कई बुक्स में डिफरेंट चीजें मेंशन की गई हैं। 1923 में भगत सिंह जो है वो नेशनल कॉलेज ज्वाइन करते हैं लाहौर में। नेशनल कॉलेज ज्वाइन करते हैं लाहौर में। इस कॉलेज को मैनेज कौन करते हैं और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लाला लाजपत राय जी के द्वारा। तो लाला लाजपत राय जी ने आपने सुना होगा काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को एस्टेब्लिश किया, जैसे पीएनबी उनमें से एक है, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी बैंक था जिसको एस्टेब्लिश किया था लाला लाजपत राय जी ने। ओके, जिनको हम पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। भगत सिंह की बात करें तो जैसे ही इन्होंने कॉलेज खत्म किया तो इनके पेरेंट्स जो है वो चाहते थे कि ये मैरिज कर लें, लेकिन सरदार भगत सिंह उसे साफ इनकार कर देते हैं और वो क्या बोलते हैं कि इफ he was to be married in slave India, his bride would only be death। तो आप देख सकते हैं कि ये पहले ही सोच कर रखते हैं कि कभी भी गुलाम भारत में ये शादी का सोच ही नहीं सकते। जब आजाद भारत होगा तब ये उसके बाद अपने बारे में कुछ सोचेंगे। तो दैट इज द थिंकिंग, ग्रेट थिंकिंग ऑफ सरदार भगत सिंह। ओके, 1924 में क्या होता है कि कानपुर में ये मेंबर बनते हैं एचआरए के। एचआरए यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको एस्टेब्लिश किया था सचिंद्र नाथ सन्याल ने। ओके, तो एचआरए के सदस्य बनते हैं और इसमें जो मेन फैसिलिटेटर थे एचआरए में वो थे सचिंद्र नाथ सन्याल के अलावा चंद्रशेखर आजाद। तो दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, एचआरए के इंपॉर्टेंट मेंबर्स है हमारे पास। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास ये आगे चलकर नौजवान भारत सभा की फॉर्मेशन भी करते हैं। तो आपने याद रखना है भगत सिंह हमारे पास फॉर्मेशन करते हैं नौजवान भारत सभा की। ओके, फिर उसके साथ हमारे पास आगे चलकर ये क्या करते हैं, सोहन सिंह जोश एक पर्सन है हमारे पास, तो उनके साथ ये काम करना शुरू करते हैं और एक एडिटोरियल बोर्ड ज्वाइन करते हैं मैगजीन कीर्ति का। तो आपने याद रखना है मैगजीन कीर्ति के एडिटोरियल बोर्ड में कौन से फेमस फ्रीडम फाइटर इन्वॉल्व थे? वो थे सरदार भगत सिंह। अब 1928 में क्या होता है कि एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो नेम है वो चेंज करके थोड़ा सा रख देते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, कनेक्टेड ही है हमारे पास। ओके, चलिए जी आगे बात करें हम। भगत सिंह और उसके कॉमरेड्स क्या करते हैं, हमारे पास लाला लाजपत राय जी की डेथ का बदला लेने का ठान लेते हैं। अब ये क्या सीन है, देखिए पिछले लेक्चर्स में हमने साइमन कमीशन की बात की थी, तो आपको याद होगा साइमन गो बैक के नारे लगते हैं, लाठीचार्ज होता है जिसमें लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है इंजरी की वजह से। तो जब लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है तो भगत सिंह और उनके साथी सोचते हैं कि हम अब बदला लेंगे। देखिए एक्चुअली लाठीचार्ज का जो मेन आदेश था वो हमारे पास जेम्स कोर्ट द्वारा दिया गया था। मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन जेम्स कोर्ट थे, लेकिन यहां पर क्या होता है कि सरदार भगत सिंह और उनके साथी गलती से शॉट कर देते हैं जेपी सॉन्डर्स को, जो कि एएसपी ऑफ लाहौर थे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास यहां पर कत्ल हो जाता है किसका, जेपी सॉन्डर्स का, भगत सिंह और उसके साथियों द्वारा। ओके, फिर क्या होता है स्टूडेंट, ऑन 8 अप्रैल 1929 एक और टर्न आता है। भगत सिंह और उनके फ्रेंड बटुकेश्वर दत्त एक बम फेंकते हैं सेंट्रल असेंबली और इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया जाता है। देखिए यहां पर इनका टारगेट किसी को भी हर्ट करना नहीं होता। यहां पर वो क्या है कि अपनी बात जो है वो एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुनाना चाहता है कि हमें अब आजादी चाहिए, आप हमारी आजादी को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाओ। तो यहां पर सेंट्रल असेंबली में इस तरह से बम फेंका जाता है कि कोई भी पर्सन हर्ट ना हो। तो उसके बाद सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां से भागते नहीं है, अपनी गिरफ्तारी देते हैं और उसके बाद उनके ऊपर केस चलाया जाता है जिसको हम जानते हैं एज लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। तो इस केस के रिलेशन में क्या होता है कि स्टूडेंट जो हमारे पास सॉन्डर्स का कत्ल है उसको भी इसके साथ एसोसिएट कर दिया जाता है। बाद में इनको सेंट्रल जेल
मियानवाली पंजाब में भेज दिया जाता है। यहाँ पर ये भूख हड़ताल करते हैं, ये और इनके साथी भूख हड़ताल करते हैं, जिसमें से एक इनके फ्रेंड हैं जतिन दास, जिनकी भूख हड़ताल के चलते डेथ हो जाती है स्टूडेंट। बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, ये चाहते हैं कि हमें भी वो सब फैसिलिटी मिले जो ब्रिटिश प्रिजनर्स को मिलती है, तो इसलिए ये जेल में भी भूख हड़ताल करता है। आप समझिए कि जेल में भी फ्रीडम स्ट्रगल को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक बुक लिखते हैं सरदार भगत सिंह, बहुत फेमस बुक है, अगर आपने नाम सुना हो, वो है वाई आई एम ए थीस्ट। बुक का नाम आप याद रखेंगे, वाई आई एम ए थीस्ट। ओके, सो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, शहीद हो जाते हैं ये लोग, और इस दिन को हम शहीद दिवस के रूप में आज भी सेलिब्रेट करते हैं। तो भगत सिंह ने आने वाली जनरेशन्स को प्रेरित किया कि वो फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करें, तो ये इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था स्टूडेंट। तो आशा करता हूं आपको सब अच्छे समझ आया होगा। अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।